में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई कराता है। बताइए आप। चुनौती तो बताइए, नाम बताइए। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। दारा सिखों का सर काटने वाला बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको बता। एक मिनट। ये मुझे लगता है सर जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के दिखाइए, एक दिन के अंदर करिएगा। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे, जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं। मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, नहीं आगे नहीं। इन इतिहास को कैसे बदला जाएगा? जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो प्री हिस्टोरिक नेशन है, ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। मगर अफसोस कि उस प्रागैतिहासिक राष्ट्र के इतिहास के बारे में कौन लिखता है? विदेशी लिखता है। विदेशी में भी कौन लिखता है? जो भारत में ज्ञान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं, जो भारत में लूटने आया उन लुटेरों का इतिहास। और मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जो कहता हूं मेरा लिखा इतिहास प्रामाणिक नहीं है, विदेश का लिखा इतिहास प्रामाणिक। बताइए कोई ब्रिटेन में कहता हो कि फ्रेंच ने लिखा वो हम प्रामाणिक मानते हैं, कोई जर्मनी में कहता हो पोलिश ने लिखा उसे हम प्रामाणिक मानते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में कहते हैं। और मैंने कहा ना, जिन्होंने भारत के बारे में पॉजिटिव लिख दिया, मार्को पोलो तो आए नहीं था, ऐसे ही कह दिया होगा। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है। फाइयान ने लिखा, नहीं नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। आपने भी कहा ना आईने अकबरी जी, तो पढ़ाओ आईने अकबरी में क्या लिखा है। उसने कहा, अबुल फजल ने लिखा है कि जब चित्तौड़ जीता तो अकबर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद बच गए थे, हिंदू और जैन मंदिर, वो ध्वस्त किए, 30,000 लोगों की खोपड़ी पे खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। ये भी पढ़ाइए, या तो फिर सब हटा दीजिए। तो मेन बात यह है कि ईमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुगलों ने क्रूरता से शासन किया, तो अकबर के चरित्र का ये हिस्सा जो है, इसे पढ़ने से कैसे महरूम रह सकते हैं छात्र? फिर तो उनको पता लगना चाहिए ना कि अकबर के कैरेक्टर का एक हिस्सा ये भी था। यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं था वो हिस्सा गायब और ये हिस्सा सही। अब मैं एक और फैक्ट कहता हूं ना, भारत का इतिहास ना हमारा छोड़िए, संघी भाजपा छोड़िए, वर्ल्ड में एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि पिछले 2000 सालों में, 2500 सालों में जितने लोग सरकारों के द्वारा या युद्ध में मैसेकर किए गए। देखिए, युद्ध में सेना का मरना एक अलग बात है, पब्लिक ने मैसेकर किया। वो है प्रोफेसर R.G. रमल, कोई जाके चेक कर सकता, RUMMEL। उन्होंने लिखा है कि अब तक उनके एस्टिमेट के हिसाब से 90 करोड़ से लेके 1 अरब 40 करोड़ लोग पिछले 2500 वर्षों में शासन के द्वारा मारे गए। महत्वपूर्ण बात जानते क्या लिखी है? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ, विद एन एक्सेप्शन ऑफ कलिंग और एक कोई साउथ की, जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए, लाख भी नहीं। अब बताइए, 13वीं शताब्दी के बाद ही भारत में मैसेकर है, तो एक फॉरेनर कह रहा, बिल्कुल ऑथेंटिक, दुनिया भर के तमाम देशों से की गई, मगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जाता, ये समस्या। ठीक है आशुतोष जी, अगर कुछ उल्टा पढ़ाया जा रहा था तो उसको सीधा करने में एक लाइन और है, एक लाइन और, अभी भी बहुत मौका मिलेगा, बहुत जी, जल्दी से। उल्टा पढ़ाया जाए वहां तक भी ठीक है। हाँ। झूठा पढ़ाया जाए, कपोल कल्पित पढ़ाया जाए, और जो तंत्र मंत्र जादू टोना जिन किताबों में लिखा है, उस तंत्र मंत्र में से एक सेंटेंस निकाल के उसको सच स्थापित करके पढ़ाया जाए, वो कहां है वो मैं आगे। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। कपोल कल्पित इतिहास पढ़ाया जा रहा था अब तक, जिसमें बदलाव की जा रही है कोशिश, और अगर वाकई ऐसा था तो बदलाव क्यों ना किया जाए? आशुतोष जी। देखिए, कपोल कल्पित तो ये है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए। कपोल कल्पित तो ये है कि जब बादल हो तो आप भेज दीजिए एयरफोर्स को और वो रडार पकड़ नहीं पाएगा। देखिए, इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखने की, जो मध्य मार्ग अपने हिसाब से करें। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं तो 100 साल से आरएसएस का होने वाला है, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड
संघ का इतिहासकार मुझे बता दीजिए जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती हो। आप इतिहास डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास लिखिए तो। आप इतिहास आप बार बार कहते इतिहास में गलत, अरे गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास। बनो ना रोमिला थापर की तरीके से एक बड़ा इतिहासकार, बनिए ना बिपिन चंद्रा की तरीके से, बनिए ना केन पनिकर की तरीके से, बनिए ना सतीश चंद्रा की तरीके से। क्यों नहीं आपके यहाँ कोई बड़ा बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए जो लिख पाए, जो हिस्ट्री कर। एकमात्र इतिहासकार जो बीजेपी आरएसएस के तो नहीं है, वह है हिंदू महासभा के, वह वीर सावरकर। आप उनकी किताब पढ़ लीजिए, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आपको पता चलेगा कि पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई। आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो स्वतंत्रता का वो है संग्राम, वो पढ़ लीजिए, आपको समझ। बाकी और कौन है मुझे बता दीजिए, बताइए। मानसिंह रोड है, महाराणा प्रताप नहीं है लुटियन जोन में, क्यों? अच्छा, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु जी, मुझे लगता है उससे जुड़ी एक लाइन। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे, जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग। 550 साल पहले के 2.5 साल वाले शासक का नाम सबको पता है। देखिए, आप जिस रोड का जिक्र कर रहे थे, ये देखिए हुमायूं रोड है दिल्ली में। एक एक करके हम वो सड़कें भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र अभी सुधांशु जी कर रहे थे। ये हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, ये सारी जो सड़कें हैं वो दिल्ली में हैं। आशुतोष जी कुछ आप बोलना चाहते हैं? कम से कम मैं सुधांशु जी की ईमानदारी को मानता हूं। उन्होंने मान लिया कि संघ की परंपरा में कोई बड़ा इतिहासकार है, मान लिया इन्होंने, नहीं बनाया। अरे भाई, जब सावरकर लिख सकते थे, आप क्यों नहीं लिख सकते थे? 1925 से लेकर 1947 तक तो कांग्रेस का शासन नहीं था ना, लिख के दिखाते ना कम से कम। दूसरी बात, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, 9 साल नरेंद्र मोदी का शासन था, क्यों नहीं नाम हटाया आपने? सारे हटाइए ना, एक। अरे अटल जी के टाइम आपके समय में औरंगजेब के नाम से रोड थी, हुमायूं के नाम से रोड है, अकबर के, क्यों नहीं हटाए? दिक्कत क्या है कि आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिखकर मोटा पथन्ना लिख के चले जाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसके आधार पर विमर्श कर। दिक्कत क्या है? जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते। मैं ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संघ के अंदर क्वेश्चन करने की परंपरा नहीं है। एक चालक अनुवर्तित्व तो वहां पे है कि एक चालक नेता ने जो कह दिया उसको फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया, सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दिक्कत यहाँ पे है, जो संघ चालक कह देते सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। इस जब क्वेश्चनिंग नहीं है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिसन को क्रश किया। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, हालांकि मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दे दिए। वो ये कह रहे हैं कि एक विचारधारा है जो कि थोपने की कोशिश की जा रही है। करता हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग जी, श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्ष नारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। 2 को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा उन्होंने लिखित में दिया, ये आर्कियोलॉजी और कल्चर 2 विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, सारे डॉक्यूमेंट 2 ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। देखिए ये तो मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग को दिया। ठीक है, एक लेफ्टिस्ट इतिहासकार जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ऊपर कमेंट किया हो, जैसे आईआईटी में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी दिलचस्प वैचारिक जंग यहाँ पर चल रही है और दोनों तरफ से एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ। मैंने चैलेंज नहीं किया, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने फिर लाइव टेलीविजन में मान लिया है कि इनके यहाँ कोई इतिहासकार नहीं है। कोर्ट में अरे भाई आपने माना, दोबारा माना आपने, दूसरी बार माना आपने। मैं कहता कि आप ये कहते हैं कि हमारे
हमारे फला इतिहासकार ने जो संघ से जुड़े हुए हैं इतनी मोटी किताब लिखी जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती। आप कोर्ट में जा रहे हैं, दुनिया का आप रोमिला थापर को, बिपिन चंद्रा को, के एम पनिकर को, सतीश चंद्रा को दुनिया वर्ल्ड के हिस्टोरियन, टॉप हिस्टोरियन रिकॉग्नाइज करते हैं। यही दक्षिण पंथियों की दिक्कत है। दक्षिण पंथियों के यहाँ लेखन है ही नहीं, इतिहासकार है ही नहीं और उनके एकेडमिक्स है ही नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चनिंग। ठीक है, आप ये बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं और उसके जवाब बोलने वाले थे। मोगली से क्या कहां से आया इनको बता देता हूं। बता दीजिए, पहले बताता हूं। इन्होंने शाह पूछा ना, बहुत शाह पे लोग कहते, बताता हूं कहां से आया, बताइए। शिवाजी के साम्राज्य के लिए कहा गया राखी हिंदुआनी का तिलक बिल्कुल नहीं, पुराने राखो धुनी सुनी में शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवान राखो धुनी में हिंदू पद बादशाही आया, मगर आपके दिमाग में शाह बसा है कि वो मुगलों एक खबर ले ली है, एक खबर लेनी। मैं कैसे बता रहा हूं मुझे लगता है कि देखिए दर्शक इस बात देख रहे हैं, पूरा वाक्य क्यों नहीं दीजिए सर, क्या तरीका है? राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच समझ के बोला, बिल्कुल मैं सोच समझ के बोला। कारण क्या था? ये दर्शक मुगलों की, हाँ भाई बिल्कुल दर्शक इस बात को सुने, बता रहा हूँ भाई, एक करके। चलिए, मुगल फालतू क्यों थे ये बता रहा हूँ, सुनिए। मुगलों की उत्पत्ति बाबर के वंश से मानी जाती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, टोटल फॉरेनर कनेक्शन। और आज के मुसलमानों से खामखा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है। चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी मुसलमान का उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैं क्यों फालतू कह रहा हूं? क्योंकि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई पढ़ाता हो। बताइए आप, चुनौती से बताइए, नाम बताइए। उनको अपना आप महारानी को सलाम करते थे, हम तो कंडम कर रहे हैं, हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे, हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। कौन जेल में रहा, माफी मांगते रहे? श्रीपाद हमने माफी याद है, हमने कब माफी मांगी बताइए हम। ये तो वो है। ठीक है, देखिए दो बातें यहाँ पर हुई हैं, दो बातें यही हुई यहाँ पर। जब से ब्रिटिश आ गए, वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से हटा दीजिए। नहीं हटा दीजिए। फिर उस दौर का इतिहास कैसे जानेंगे बच्चे? नहीं, यही तो कह रहे हैं, फालतू है। हाँ भाई, आप इनसे सवाल पूछिए। सुधांशु जी, सुधांशु जी से बता रहा हूँ। समीर, फिर एक बात। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। मेरा तर्क ये है, जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख से रखिए। इसमें कहा, मैं तो आपके साथ हूं। आप 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक। उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी वध का नाम इसलिए दिक्कत इनको, भगत सिंह टेररिस्ट थे। और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? उस पर हाथ रखकर बोले, अरे हाथ रख के बोलो, भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? गांधी वध कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? टेररिस्ट, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने वाले लोग आज आके भाषण देते हैं। भगत सिंह ने आपके बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? आपके बारे में क्या कहा है? अरे सुभाष चंद्र बोस ने आपके बारे में क्या कहा है? सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 की जो चिट्ठी लिखी गोलमेज में क्या लिखा है? आपकी नफरत की विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की। ठीक है, सरदार पटेल ने कहा। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। अगर मैं बताऊं सुभाष चंद्र बोस ने संघ के बारे में क्या कहा है, विनोबा भावे ने संघ के बारे में क्या कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने संघ के बारे में क्या कहा है, अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या वाकई में क्या कहा आपके बारे में? कल्चर वहां से आया, औरंगजेब का बड़ा भाई था, फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में। पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है? दारा शिकोह, जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर।
यानी वर्ड्स ऑफ गॉड, उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं सीधे, जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा उसे नहीं पता दारिशकों कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको पता है। एक मिनट वाशने साहब, इसलिए मैंने कहा ठीक ये है, हकीकत है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए सिर्रा एक बार, किसी को नहीं पता, इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। ठीक है, किसी को सिर्रा एक बार नहीं पता होगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ अब बोलिए। मेरा कहना ये है, हाँ 30 सेकंड में जवाब देता हूं। सर सुनिए, हाँ इन्होंने आप इनसे ये कैसे तय होगा? नाम की सड़क हटाई थी हाँ। तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके से आके क्यों औरंग जाओ? नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ कोई शख्स पुलिस बताइए, बताइए कोई? कोई नहीं। आपने ये बताइए, आप क्यों नहीं हटाते भाई? आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप उसका जिक्र नहीं करें, उसी का जवाब दें। आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? जल्दी से सुधांशु, एक लाइन में। देखिए मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ पे कोई शक्ल गया फोटो दिखाइए 2015 में। ये बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में, क्यों नहीं मिला इनके जमाने में? अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कोई गया हो? ये इशरत जहां, मुझे लगता है सर, जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। मुसलमानों के ऊपर खामोशी अख्तियार करने वाली पार्टी। फतवे पे बोलो, फिर आप ही जो बोले, खामोश अख्तियार करने वाले लोगों से मैं एक ही बात कहता हूं, मुगलों का इतिहास कल नरेंद्र मोदी जी संसद में प्रस्ताव पास करके हटा दे। पार्टी ने ठीक है, ठीक है, पार्टी में आप थे, हिम्मत तो करके दिखाइए। ठीक है, मुझे लगता है मुगलों की चोट पर हटा के सर, मुगलों को बहुत फुटेज मिल गई। अब बात हम कर लेते हैं इस देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता। 1984 इंदिरा जी की हत्या के बाद अखबारों में लिखा था 2 सिख अंगरक्षकों ने हत्या की, और उसके बाद जो देश में हुआ था वो हुआ था क्योंकि इनको समाज में करना था। और पूरा फैक्ट बताइए, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। नाथूराम गोडसे ने अपने सबमिशन में कहा कि मैंने 2 गोली मारी, पुलिस ने कहा 3 गोली मारी गई। ये तीसरी गोली किसकी थी भाई? और वहां पर 2 और अखबार थे जिनको कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, संयोग से एक विदेशी और एक भारतीय था, द हिंदू और न्यूयॉर्क टाइम्स। दोनों के पत्रकारों ने लिखा 4 गोलियां चली, और आज तक यही नहीं पता कि गोली कितनी चली। आप जनता को बेवकूफ बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस याचिका को रिजेक्ट कर चुका है, जो तीसरी गोली की जो थियरी थी। तो मुझे ऐसा लगता है एफआईआर में कितनी गोली है बताइए? एफआईआर में कितनी गोली? कोर्ट में गया था या नहीं गया था? एफआईआर में कितनी गोली थी? सुप्रीम कोर्ट में गया था या नहीं? एफआईआर में कितनी गोली थी? सुधांशु जी, एफआईआर में कितनी गोली थी? सरकार, इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला के मुझे दबा सकते हैं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में यह भी रिजेक्ट हो चुका है। राहुल गांधी केस झेल रहे हैं कि आरएसएस का कोई रोल नहीं था गांधीवाद में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो पूरा बोलिए, झूठ मत बोलिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है कि नहीं? बताइए। झूठ राहुल गांधी ने झूठ आप बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा था कि गांधीवाद में, गांधी जी की हत्या में उनका स्थान था। ठीक है, समीर, यू हैव टू कम टू माय रेस्क्यू। आरएसएस के बैन लगा था या नहीं लगा? सिर्फ इतना सवाल पूछिए बस। नहीं, वो तो इतिहास है, वो तो लगा था, 3 बार लगा है। कोर्ट में औंधे मुंह गिरा था कि नहीं ये बताइए? 3 बार जी, 47 में भी, 75 में भी, 92 में। तो 30 दिन में प्रूव नहीं कर पाए ट्रिब्यूनल के आगे। पटेल ने लगाया था। मतलब आप गलती में ओवरटेक करेंगे, चालान हो जाएगा, कहेंगे चालान पढ़ाना चाहिए। सरदार पटेल ने लगाया था। अब देखिए, सरदार पटेल ने लगाया था ना। सरदार पटेल ने हटाया भी था। सरदार पटेल ने क्यों बैन लगाया था? सरदार पटेल ने क्या क्या लिखा इसके बारे में पता है? सरदार पटेल ने लगाया था भाई, वो मान तो रहे हैं। अरे भाई सुधांशु जी बोलिए जल्दी से, जल्दी से। गॉडसे को रिवॉल्वर किसने दी थी? बताइए। ठीक है, वक्त भी था, नहीं था। वही भगत सिंह के खिलाफ गवाही भी देता है। बताओ ये बात क्यों नहीं बताते हो आप? सुधांशु जी जल्दी से। देखिए, सरदार पटेल ने बैन लगाया, सरदार पटेल ने बैन हटाया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सरदार पटेल की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई क्योंकि सरदार पटेल ने देश के लिए काम किया था, इस भारत को एक जोड़ने का काम किया। मगर जो सरदार पटेल कभी कांग्रेस की कार्य समिति में 1991 से पहले सरदार पटेल की फोटो तो दिखाइएगा। सरदार पिछले 30 सालों में कभी सरदार पटेल की फोटो दिखाइए। कोई गोलवलकर को गिरफ्तार किया था, सावरकर को गिरफ्तार। लेकिन आशु जी बैन लगा तो बैन हटा भी ना, बैन हटा भी ना। बिल्कुल, अगर गलती साबित हो जाती तो बैन नहीं हटता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारे लोग हैं जब संसद पे हमला हुआ, नहीं तो ये बताइए ना हुआ, ये फिर इस रूप में आजा, चलिए हम रखने को तैयार है। आप कहिए कि ये नेहरू सरकार के पूर्वाग्रह के कारण उन्होंने लगाया और वह उनकी गलती सिद्ध हुई इसलिए हटाया, लिखवाएंगे? तैयार है? फैक्ट तो यही है ना। सुनिए लगाया हो, ये फैसला कौन करेगा कि क्या फैक्ट है और क्या गलत है? कोर्ट ने जब खारिज कर दिया तो इसका मतलब सरकार गलत थी। ठीक है, आशुतोष जी, कोर्ट ने खारिज कर दिया, सरकार गलत थी ना। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि कोर्ट में खारिज हुआ। सुन लीजिए, तथ्य क्या है? गलत है क्या है? जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद हिंदू महासभा, सावरकर को गिरफ्तार किया गया, आरएसएस के ऊपर बैन लगा और उसके साथ साथ गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया। और यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस पे काम ना कर। सरदार पटेल ने वायदा किया कि कोई काम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑर्डर दिया कि मेरी टेबल पर जाएंगे, मैं उनको चेक करूंगा। उसके बावजूद 18 महीने तक संघ के ऊपर बैन लगा रहा। और कैसे कैसे बैन हटा? कहा गया भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, तिरंगे को सल्यूट करना पड़ेगा और अपना संविधान लिखना पड़ेगा। कहां लिखा? कहां लिखा है? झूठ मत बोलिए। कहां लिखा है? कोई सबूत नहीं मिल रहा। प्रोफेसर साहब बताएंगे, प्रोफेसर साहब बताएंगे कि नहीं? वाष्णेय जी, वाष्णेय जी, झूठ मत बोलिए। नेशनल आर्काइव आप जाइए ना नेशनल आर्काइव, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, जरा लिखा हुआ है, उसका आधार यह लिखा है कि इनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं बनते, इसलिए गलत, बिल्कुल यही बिल्कुल लिखा। नेशनल आर्काइव में जाइए, तिरंगा नहीं मिलेगा। देखिए इस पर एक बड़ा मौजूद बनाने की अनुमति तिरंगा नहीं फहराया आपने। नवीन जिंदल केस से पहले अनुमति थी। आपने क्यों नहीं नवीन जिंदल केस से पहले क्यों नहीं फहराया आपने? देखिए झूठ बोल अपने घर में फहराते थे। घर में एक सवाल फहराते थे, बिल्कुल इलीगल काम करते थे। किसी ने मुझे इलीगल काम करते तिरंगा फहराना भाई, नवीन जिंदल केस से पहले सरकारी बिल्डिंग के अलावा नहीं फहराया जा सकता। ठीक है, ठीक है, सरकारी बिल्डिंग जेल भी जाना पड़ता, झूठ चले जाते हैं लोग। तिरंगे अब हमारे दोनों तरफ जो है, हमारे दोनों तरफ बहुत लर्नेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इधर से जिसे फैक्ट कहा जा रहा है, इधर से उसे झुटलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या सुधांशु जी ये मान लिया जाए जिस भी राजनीतिक विचारधारा वाली सरकार रहेगी वो अपने हिसाब से इतिहास लिखेगी? आप लोग भी वही कर रहे हैं, पहले भी यही हुआ। यूपीए के दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो वो विचारधारा की सरकार जो कहती है देश कभी एक था ही नहीं। ये तो वो विचार कहते थे सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। इन्हें समझ में नहीं आता था कि हमारे यहाँ किस जमाने में लिखा है, यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिमालय समारंभ यावत हिंदू सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। नहीं समझ में आता था। ये कब लिखा है? ये कब लिखा है? पुराणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। सुधांशु जी को समझ नहीं आता। अरे भैया बात सुनो, भोपाल गए हो, भोपाल गए नहीं, बहुत बात के भोपाल गए। सुनिए, ये बहुत अब एक लाइन कह दूं, मुझे सारी चीज मेगालिथिक कल्चर देखिए ऐसी तैसी कर देती है। इन्होंने लिखा था कि बहुत बाद की जो बात करे ना कि वेद 1100-1200 ईस्वी के बाद लिखे गए। पढ़े लिखे लोगों, अरे पढ़े लिखो बता रहे भाई 1100 हिंदुस्तान में क्या तरीका में कहा था हिंदू। अरे यार मेरा टाइम दूसरे बोलने तो दीजिए, एक एक